अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में। और उसकी काफ़ी जगहों पे उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ हो रही है और कुछ जगहों पे काफ़ी ज़रा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, और वो ज़ाहिर है कहाँ से आना है, आपको पता ही है कहाँ से आना है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पिछले दिनों में आपने देखा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई अपोजिशन की, और उसके बाद एक काफ़ी शोर गोगा हुआ। किसको मिलना चाहिए, किसके साथ मिलना चाहिए, ये तमाम इश्यूज जो हैं इनका ज़रा अहाता करने की कोशिश करेंगे। और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं हस्ब मामूल और मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट के ऊपर जनाब शाहीन साहब भाई साहब, हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे बहुत बड़े उस्ताद, और हमें सिखाने वाले और हमसे बहुत ज्यादा हमें दुआएं देने वाले। शाहीन भाई बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आप ये उस्ताद वगैरह ना किया करें, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो हम सबके उस्ताद है टेक्नोलॉजी के जमाने में। हमको सब हाँ, ये तो खैर सही बात, ये तो सही बात है। अच्छा शाहीन भाई, आज की जो आपने स्पीच देखी होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, अ, पिछली भी तकरीर आपने देखी जो उन्होंने जाहिर है फिजिकली जाके वहां पे की थी, आज तो वर्चुअल था। लेकिन एक वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा था जो पिछले किसी जमाने में तकारीर हुआ करती थी, नवाज शरीफ साहब की, उससे पहले मुशर्रफ साहब की भी। तो कैसे, हाउ डू यू मेक ऑफ इट, कैसे आप इसको लेंगे आज की तकरीर को? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फर्क है। यानी पुराने जो पहले हमारे लीडर जाते थे या जो लोग जाते थे, मेरा ख्याल है बेनजीर के बाद अगर कोई एक लीडर जो वाकई कॉन्फिडेंटली और बातों को समझ के, इश्यूज को समझ के, उनको खुद डायरेक्टली एड्रेस जो करता है और सारी दुनिया पे सुनती है उसको, मतलब उसके दरमियान में जो बीच में लोग अगर लिखी हुई किताब वो कागज से पढ़ दिया तो वो नोबडी केयर्स, वो कि ये तो लिखा लिखाया है सारा, पता नहीं किसने लिखा है। लेकिन इनका ये है कि जाहिर है लिखा हुए भी होते होंगे, पॉइंट्स लिखे होते हैं, बट ही स्पीक्स वेरी कॉन्फिडेंटली, ही टॉक्स वेरी डायरेक्टली टू पीपल, ही स्पीक्स सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। असल बात यह है कि सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स में वो बात करते हैं, उन सब्जेक्ट में भी बात करते हैं जो पुराने लीडर घबरा जाते थे, डर जाते थे, नाम नहीं लेते थे। यानी इस तरह के जो हमारे कई दफा ऐसे हुए, कश्मीर का इश्यू जो है वो हमारे लोग भूल ही जाते थे कि एक दफा कहीं लिखा लिखाया वो उन्होंने लाइन में पढ़ दिया, उसके बाद कोई जिक्र नहीं। मगर ही एड्रेसेस एवरी इशू, सीधा सीधा वो बात करते हैं और बाकायदा डिटेल में बात करते हैं, बड़ी कन्विंसिंग तरीके से बात करते हैं। और ये मेरा ख्याल है इमरान खान का अगर एक प्लस पॉइंट है इस गवर्नमेंट में और इस सेटअप में। बाकी जाहिर है कुछ उनके नेगेटिव भी होंगे, लोग बड़ी शिकायतें करते हैं, लोग बड़ी उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं, और उनके रिलेशंस विद द एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी और ये सारे। मगर आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को भी बताया कि जी अगर एक फेस हमें चाहिए पाकिस्तान के लिए, जो कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फेस हो, इंटरनेशनली नोन फेस हो, और फिर वो अपनी बात कॉन्फिडेंटली करे और तरीके से करे और ओपनली करे, तो वो ये है। तो ये ठीक बात। इनके लिए एक बड़ा एक एसेट बनता जा रहा है, ये इनका जो ये तरीका है बात करने हाँ का, जी। बोलने अच्छा, इसमें इसमें मैं देख रहा था कि उन्होंने जो शुरू की है तकरीर वो अपनी वही जो उनका एक होता है रियासत मदीना का, और फिर उन्होंने ये कहा कि एक नेशनल जो डायलॉग है वो होना चाहिए। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक नॉन इंटरफेरेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो बहुत जरूरी है। फिर आर्म्स रेस की भी बात की, जिस तरह आप फरमा रहे थे ना कि बहुत सारे उन्होंने इश्यूज के ऊपर बात की है, क्लाइमेट चेंज तक, जो कि क्लाइमेट चेंज हमारे पाकिस्तान में तो इतना बड़ा इशू ही नहीं समझा जाता। फिर मल्टीलैटरलिज्म की बात की है उन्होंने, साथ कोविड रिसेशन के साथ जो वो रिलेटेड है, कोविड के साथ रिसेशन जो आया है। फिर अपने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है। ऐसे लग रहा था शाहीन भाई कि जैसे वो ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि एक डेवलपिंग वर्ल्ड के एक लीडर के तौर पर उभर रहे हैं और एडवोकेट बन रहे हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। देखिए, जो स्पीच तो बहुत उनकी अच्छी थी, लिखी हुई भी अच्छी थी। मेरा ख्याल है बहुत जगहों से उन्होंने इनपुट भी लिया होगा उसमें, और लेना चाहिए। उनके बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो इंटरनेशनल फील्ड में वो करते हैं, अ, काम किया उन्होंने, और उन्होंने उनको रखा हुआ है अपने साथ। तो जी। कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच थी, उसमें हर
इशू को उन्होंने टेकअप किया है। मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई और जो सुन के, इस दफा उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के इशू को इतना जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किया है बिल्कुल कि ठीक बात। उन्होंने साफ साफ सीधे सीधे अल्फाज में, ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं, रिच कंट्री अमेरिका और बरतानिया और ये केमन आइलैंड्स और फलाने और ये दुबई, सबको एक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये चोरी का माल रखना बंद करें अपने पास, वरना हम लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए, सारे जो मुल्कों से चोरी करके आपके पास चले जाते हैं पैसे, ठीक ये बात। एक बहुत बड़ा इशू है और इसको आप रोकें, विच इज रियल इशू। हम लोग तो डायरेक्टली आजकल उसको फेस कर रहे हैं किस तरीके से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ये कि सारी दुनिया को और बड़े बड़े मुल्कों को ये कहना कि भाई इन मनी लॉन्ड्रर्स को, करप्शन का पैसा जो है ना, आप इसको रोकना रखना बंद करें और कुछ इस पे बनाए आप। और तो ये बड़ी जबरदस्त बात थी। उसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे भी बात की। आपने जैसा कहा कि इंडिया एक के एक और जो चीज, एक और जो मुस्लिम वर्ल्ड का बहुत बड़ा इशू है वो ब्लास्फेमी के हवाले से, इस्लामोफोबिया की बात की। इस्लामोफोबिया की बात की उन्होंने, और फिर खास तौर पे जो उसको लिंक किया है उन्होंने इंडिया के साथ, कि जी इस्लामोफोबिया के जो सबसे बड़ा इस सेंटर जो है वो इंडिया बन चुका हुआ है, और उसमें नार्सिस का भी, अब देखें ना, आरएसएस का नाम कभी यूएन जनरल असेंबली में हमने कभी नहीं सुना था। आप भी जाते नहीं, हम भी जाते नहीं, कभी वहां पे आरएसएस का या उनके जो हिंदुत्व के फिलोसफी है उसका कभी नाम कोई नहीं लेता था। तो इन्होंने उनको नार्सिस भी कहना शुरू कर दिया है, फॉशिस्ट भी कहना शुरू कर दिया। तो उसे एक इंटरनेशनली मेरा ख्याल है कि एक हवा इस तरह की बन रही है कि जहां पे इंडिया को अब मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे काफी मसला बन रहा इसीलिए जो जैसा आपने शुरू में कहा कि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर कहीं से आया है तो वो इंडिया से ही शोर मचेगा, उनके पेट में बहुत दर्द होगा, ये सब बातें जो है। हाँ जी। उन्होंने और ओपनली करी। और खुल के जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, इसी तरह उन्होंने ओपनली सबके सामने उन्होंने कहा कि जी ये मसला है, ये नाजियों के रास्ते पे ये चल रहे हैं, ये इन्होंने शुरू वहीं से किया था और उसी तरह के वो काम कर रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ उन्होंने किया हुआ है, बाकी सारी माइनॉरिटी के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो, हाँ तकलीफ तो इंडिया को बहुत होगी और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में सुना भी जाएगा। जाहिर है उनको कोई असर हो ना हो, लेकिन उन्होंने साथ ही पैलेस्टाइन की बात भी की और हाँ जी। उनकी भी बात बड़ी जोर शोर से की। तो इश्यूज तकरीबन उन्होंने सारे ठीक और अच्छे लेकिन शाहिन भाई, आपने पैलेस्टाइन का जिक्र किया है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आज फिर एक दफा बिल्कुल अनइक्विवकली उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक प्री 1967 बॉर्डर्स पे नहीं चले जाते वो हम नहीं तस्लीम करेंगे। और दूसरी बात साथ साथ उन्होंने ये भी कह दी कि जनाब अरब वर्ल्ड को भी एक मैसेज दे दिया कि इसराइल को जो आप तस्लीम करने जा रहे हैं, ये मुस्लिम वर्ल्ड इसके कोई इतने हक में नहीं है। तो आज उनकी जो स्पीच है उसको अरब वर्ल्ड में कैसे लिया गया हो, देखिए सर, खासतौर पे हुक्मरानों में? अरब वर्ल्ड में आजकल जो कोशिश हो रही है बहुत जबरदस्त, एक अमेरिका की तरफ से और जाहिर है इसराइल की तरफ से, कि लोगों को, मुल्कों को डिवाइड किया जाए और कुछ लोग टूट भी गए, कुछ लोग उनके साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो बाकी लोग जो हैं वो, उनमें अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ओपनली इस तरह आके बात करे। अगर वो ज्वाइन नहीं भी कर रहे जो अमेरिका के प्रेशर में आके या किसी हाँ और के हाँ। प्रेशर में आके, मगर वो फिर पैलेस्टीनियंस के लिए बोल भी नहीं रहे। लेकिन ये मेरा ख्याल है इमरान खान बोले, कुछ बात टर्की के अपने अर्दोगान, प्रेसिडेंट अर्दोगान ने की, उन्होंने भी, और उसके अलावा तो कहीं यानी अभी तक कोई ऐसी, खासकर ये जनरल असेंबली का जो वर्चुअल सेशन हो रहा है इसमें, कोई तो नहीं हुआ। एक तरीके से जैसा आपने कहा कि वो एक स्पोक्समैन और एक लीडर की तरह बात कर रहे हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी और पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भी। एंड स्पेशली शाहिन भाई, जो स्पोक्समैन का आपने वर्ड यूज किया, मुझे लगता है कि वो कश्मीर के भी स्पोक्समैन बन गए हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की है और अगस्त 5 का जिक्र किया है और कहा है कि एनेक्सेशन हुई है, और फिर इस तरह तमाम के तमाम जो मामला उनको बड़ा क्रोनोलॉजिकली उन्होंने उसको टैकल किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत जरूरी था कि कश्मीर के ऊपर भी एक वाज़ेह मैसेज जाता है इंडिया को। कश्मीर तो खैर हमारा अपना इश्यू है ना, इस पे तो हाँ बात जी। करनी ही करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए थी। हम
पुराने जो लीडर थे या पहले वाले लीडर थे वो उनको डर लगता था या कुछ और इंटरेस्ट थे उनके, या आपने पुराने लीडर की बात की 2016 में, शायद भी आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने भी स्पीच की थी वहां पे, जिसमें उन्होंने बड़ा एक जेनेरिक किस्म का एक स्टैंड लिया था। किसी का जिक्र नहीं किया था, हालांकि उससे पहले मोदी साहब ये कह चुके हुए थे कि 1971 में हमने इनको मारा था, हमने ये सब कुछ किया था। इसके बाद उन्होंने जिक्र तक नहीं किया था। वो तो टोटली डिफरेंट, एक आउटलुक ही डिफरेंट था ना पाकिस्तानी लीडरशिप का टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स मोदी। हाँ जी। यानी पूरी स्पीच में, ये स्पीच के अलावा पूरे नवाज शरीफ साहब के दौर में इतना बड़ा वाकया हो गया कि पाकिस्तान ने उनका एक एक्टिंग सीनियर ऑफिसर पकड़ लिया। और हाँ ये बहुत कम होता है कि इस किस्म के कामों में कि आप एक ऑफिसर को बाकायदा काम करते हुए पकड़ लेते, सीनियर ऑफिसर को हाँ, पूरा रेड नेटवर्क हैंडेड। छोड़ दे। कुलभूषण साहब का जिक्र ही गायब, और पूरा खाली तकरीर में नहीं बल्कि पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री में ऑर्डर से कि कोई इनका कहीं भी नाम नहीं लेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक तो बात। वो भी एक दौर गुजरा है। और मगर उसका क्या हुआ, उससे यही हुआ कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं और जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, they didn't like it and nobody liked it कि ये हमारे पाकिस्तान के लीडर हैं, ये क्या कर क्या रहे हैं, मतलब ये किसकी पॉलिसी चल रही है ये। ठीक तो बात। वो अब ये कि वो ओपन डायरेक्ट जो बात जैसी होनी चाहिए वैसे वो इमरान खान साहब करते हैं। और खासकर इस फील्ड में वो मतलब ही इज मच बेटर देन आई थिंक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अगर आप कंपेयर करें तो इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और बहुत अच्छे हैं वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, कमिंग बैक टू लास्ट वीक इवेंट्स, ये जो एपीसी हुई थी, बड़ा उसमें हुपला सा क्रिएट हुआ और हमने देखा कि जनाब मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी। उधर से फिर नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर आई, उसमें तो ऐसे लग रहा था कि ची गुवेरा और जनाब फिडेल कास्ट्रो जो है वो दोबारा जिंदा हो गए हैं और इनकलाब आया कि आया बस। तो क्या समझते हैं आप, कैसा इनकलाब आ रहा है वहां पे? देखिए जी, वो इनकलाब तो पता नहीं कैसा आ रहा है। वो एक तो इनकलाब मौलाना साहब ला रहे हैं, उनको मिलके उनके साथ वो अब इनकलाब कैसा होगा। वो पहले भी कुछ दिन पहले भी, एक साल पहले भी वो इनकलाब लाए थे वो, लेकिन वो फिर रह गया रास्ते में, कहीं घूम गया। अब नवाज शरीफ साहब इनकलाब के लीडर बने हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि किसी को या तो आइडिया नहीं था कि वो ये कहने वाले, हाँ या अगर आइडिया था तो फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी उनके अपनी लीडरशिप में। और ये अपोजिशन पूरी जो है इसमें कि भाई आप ऐसी बात ना करें जो कल हम सबके हाँ, गले पड़ जाए। गले पड़ जाए। हम्म। मगर क्योंकि वो लंदन में बैठे हैं और अब उनको पता है कि ना मैंने आना है ना मेरी पॉलिटिक्स मैंने यहीं से करनी है। उनके सामने अल्ताफ भाई का एग्जाम्पल मौजूद है कि वो यहाँ से बैठ के चलाते रहे अपना कराची को और पाकिस्तान को। हाँ मैं भी पंजाब को और इसी तरह चला लूंगा। मगर मैं पता नहीं आपके प्रोग्राम में ये कहीं है, मुझसे पूछा और उन्होंने कहा जी पंजाब जो है वो कराची नहीं है। और अल्ताफ भाई का जितना होल्ड था वो नवाज शरीफ पंजाब साहब, में नहीं है। हाँ, अल्ताफ भाई का होल्ड था जोर से, बंदूक के बिल्कुल जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोगों की बोरियां निकलती थी वहां पे अगर कोई मुखालफत करता था। ये सिचुएशन पंजाब में नहीं है और ना पंजाब के लोगों की ये टेम्परामेंट भी नहीं है ये। ठीक बात। उनकी ये ट्रेनिंग में नहीं है। खुद मुस्लिम लीग नून की ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो इस तरह की लड़ाई करे या इस तरह की वो पॉलिसीज करे। ये तो उनकी नेचर के खिलाफ ये अब हो रहा है साहब कुछ। हालांकि अगर आप पूरा कैरियर देखें नवाज शरीफ साहब का, वो सारा का सारा साथ साथ चलना और उन्हीं के हाथों उन्हीं को उठा के चलना और उनको दूसरे लोगों ने इनको उठाया और इन्होंने फिर चलते रहे। अब वो आके आखिरी उम्र में वो इनकलाबी हो गए हैं। तो अब वो पता नहीं कहां तक जाएगा ये इनकलाब, लेकिन मुझे तो कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये जो स्पीच दी, इमरान खान ने जो रिएक्ट किया उनकी स्पीच के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया की जुबान बोल रहे थे। ये कहां तक दुरुस्त बात है? जिस तरह की उन्होंने स्पीच की थी, डायरेक्टली अटैक किया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और बाकायदा मतलब वो बिल्कुल एक विरुलेंट किस्म का। तो उसमें ये कहां तक बात दुरुस्त लगती है आपको इमरान खान साहब की? कि पॉलिटिक्स में खैर बातें तो होती हैं, जाहिर है, हाँ, सख्त बातें भी होती हैं और नरम भी होती हैं। लेकिन अगर आप सब्सटेंस में जाएं तो सब्सटेंस तो तकरीबन आप अगर अपने इदारों को, अपनी फौज को
नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, अपनी अदालतों को, अगर आप डायरेक्टली कहेंगे कि जी आप गलत हैं, आपको होना नहीं चाहिए, आपको तो बस गायब हो जाना चाहिए, तो ये तो फिर वही उनके ख्वाहिश तो वही है जो जो इंडिया की ख्वाहिश है या दूसरे दुश्मनों की ख्वाहिश हो सकती है कि जी उनके मुताबिक आप बात करें, आप जिस लैंग्वेज में करें, जिस जिस हाँ, हाँ, यानी सॉफ्ट लैंग्वेज में करें या डायरेक्ट हार्ड लैंग्वेज में करें, बात तो आप वही कर रहे हैं कि जी इनका ना रोल होना चाहिए, ना इनका कोई इनपुट होना चाहिए, ना इनको कोई मौका मिलना चाहिए कि ये, और हमको सिविलियंस की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन सिविलियंस अपने आप को अपग्रेड करें, जरा थोड़ा सा ऊपर लाएं और क्वालिटी एक पैदा करें कि जी आपके लोग इज्जत खुद ब खुद करें, हम्म। तो सुप्रीमेसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन आप चोरी, डाका, मनी लॉन्ड्रिंग ये वो करेंगे तो फिर आपकी सुप्रीमेसी पता नहीं कहाँ से आएगी। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसान है, खरीद तो नहीं ले, सकते आप। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन लेकिन जिस तरह जिस हम तरह लोग हम लोग समझते हैं कि समझते जी हैं कि जी नवाज शरीफ नवाज साहब शरीफ का साहब एक का एक पैटर्न रहा पैटर्न है, रहा है, जब वो जब हुकूमत में भी थे और उसके अलावा भी, तो एक खास तौर पे जो उनका पैटर्न इस हवाले से है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट अब वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको पता ही, हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि जो पूरा उनका करियर है वो तो उसी गोद में उठा है और सारा कुछ उसी खमीर से उठा है। तो फिर ये क्या है, क्या ये जो लोग कहते हैं कि जी उनके इंडिया के साथ डांडे मिलते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, मित्तल का आना, मोदी का आना, ये सब कुछ आना, और फिर उस तरीके से फिर बिजनेस के सारे मामला चलना वहां पे, उन इंडिया से लोगों का आके इनकी फैक्ट्रीज में काम करना, तो ये फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई इस तरह की चीज तो है। सर इंटरेस्ट तो है, ये तो सबके सामने है। और हम्म, जिस तरीके से मगर मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने बड़ी एक बर्दाश्त का मुजाहिरा किया था इनके उस 3-4 साल के पीरियड में, हम्म, जब ये कर रहे थे, पूरी पॉलिसी के खिलाफ ये जा रहे थे। हाँ और जी, कश्मीर का जिक्र नहीं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनसे जाती ताल्लुकात, अचानक वो उड़ते उड़ते लाहौर में आ गए, शादियों में शरीक हो रहे हैं, और उनके एडवाइजर आ रहे हैं जा रहे हैं बगैर कोई क्लियरेंस के, बगैर कोई प्रोग्राम के, और इनसे जो डायरेक्ट लिंक से उसका पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। हम्म, ठीक। यानी या तो ये होता है कि जी चलो अगर आपके बहुत डायरेक्ट ताल्लुकात हैं तो आप कोई हल कर लेंगे मसला, खत्म कर दें, कोई हाँ, हाँ, बेहतरी हो जाए, उसका कोई जिक्र नहीं। और तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ गुजारा किया 3-4 साल, हम्म, वो मेरे ख्याल है पुरानी जो इनकी हिस्ट्री थी, जो ये उस पूरे, जैसे आपने बताया कि जी वही गोद से पल के बड़े या, हुए और बड़े हुए, तो उसके उसको बेसिस रखते हुए उन्होंने कहा कि जी चले देखते हैं देखते हैं देखते हैं। मगर ये कि आखिर में उनको भी समझ आ गई कि जी ये पर्सनल इनका बिजनेस इंटरेस्ट और अपना इंटरेस्ट और फैमिली इंटरेस्ट जो है वो इनको ज्यादा अजीज है, और नेशनल इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये इसमें कोई ये इनको इंटरेस्ट नहीं है कोई। तो फिर ये हुआ कि वो फिर अल्टीमेटली फिर वो पनामा शुरू हुआ, ये हुआ वो हुआ, पूरा एक वो हुआ। ठीक। तो इसमें इसमें जो सूरत हाल जो भी बनती है उसमें, क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से शायद वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हुए थे, या वो उनका जो एक इंडियन एजेंडा है उसको फॉरवर्ड करने में चाहते हुए या ना चाहते हुए, जानते हुए या ना जानते हुए, वो उनका एक टूल के तौर पर काम कर रहे थे, मतलब एक क्लैरिटी नहीं थी उनको कि क्या करना चाहिए। नहीं, क्लैरिटी तो बिल्कुल थी, लेकिन अच्छा। क्लैरिटी तो बिल्कुल थी, जो वो कर रहे थे उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हम्म, बिजनेस इंटरेस्ट क्या है और कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, कहाँ मैं यानी हम्म, ये सब बातें तो उन्हीं को पता थी ना, और किसी को तो नहीं पता हम्म, कि उनके क्या कितने डीप रिलेशंस हैं या कितने बिजनेस रिलेशंस हैं, या क्या वो मित्तल के साथ मिलकर क्या उन्होंने हाँ, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स अगर इन लोगों के साथ मिलकर की हो तब भी उनके लिए प्रॉब्लम है, हम्म, इंडिया में ना भी हो, हाँ, अगर इंटरनेशनली कहीं मिलके इन्होंने कोई इस तरह के उनके जॉइंट वेंचर्स हो तो फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज तो एक तरह से हो गए ना, फिर वो हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हाँ। ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया ना, और वो तो नजर भी आया। फिर इसका मतलब है कि वो फिर उनके जैसे एक एजेंट होता है, फिर इस तरह वो एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। आप उसको जो भी जबान करें, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए काम करने में उन्हें बड़ी मुश्किल होती थी और वो नहीं नहीं किया उन्होंने। अब हम्म, जैसे देखें, कंपेयर आप करें कि जिस तरह की वो स्पीच इमरान खान करते हैं जाके, हम्म,
और फोर्सफुल बड़ी। हाँ। जिस तरह की वो स्पीच करते थे, तो उसमें फर्क तो साफ जाहिर है, क्योंकि इमरान खान का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसको डर नहीं है कि जो मेरा कोई फैक्ट्री छीन लेगा या कोई कुछ करेगा या क्या होगा। तो वो डायरेक्टली ओपन पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करते हैं वो। और इसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी यही बात चाहती है कि की जाए पाकिस्तान की तरफ से। तो वो फिर उनके ताल्लुकात जाहिर है कि फिर ज्यादा बेहतर है पुरानी हुकूमत से। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का आपने जिक्र किया, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ताल्लुकात इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब हुए, तो जाहिर है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट के बाद इस तरह की चीजें उनके पास आई होंगी कि जिससे उन्हें पता चला होगा कि यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी के मामला कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो वी शुड डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिम। तो नेचुरली यही हुआ ना फिर, हुआ हम्म। प्रैक्टिकली। उनको उनको तो जाहिर है हम लोगों से और बाकी लोगों से ज्यादा तो अंदर की कहानियां उनको पता होती हैं। अब वो बताएं, बोले, उसके ऊपर कोई एक्शन ले या ना ले, हाँ। ये तो उनकी अपनी पॉलिसी होती है। और वो पॉलिसी देखते हैं कि जी हमारे लार्जर इंटरेस्ट कितने हैं, हमारी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या है, रीजनल सिचुएशन क्या है, हम इसको छेड़ेंगे अगर तो इसका रिएक्शन होगा, तो फिर उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यानी ये वो तो ये सारी बातें सोच के फिर चलते हैं आगे। हाँ। लेकिन ये कि उन बातों का तो सबको पता है और उनको सबसे ज्यादा पता है, इसीलिए फिर ये एक तरीके से मसला चला और इनको हटाया कि अब ये है कि जो इमरान खान साहब से वो कहते हैं कि जी आप उनकी गोद में बैठे हैं या आप क्या है वो सिलेक्टेड हैं या वो है। बातें करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब तो ओपनली कहते हैं कि जी मेरा आर्मी के साथ जो रिलेशन है वो इतने अच्छे हैं कि वो मेरी बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जो मैं चाहता हूँ वो करने को तैयार है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अभिधन जो जो आया था इंडियन जो पायलट अभिनंदन। हाँ, अभिनंदन। उसको छोड़ दें हम। तो आर्मी एग्रीड के जे ठीक है छोड़ दें उनको, 2 दिन में छोड़ दिया गया। या करतारपुर का जो हाँ। रास्ता खोलने वाली बात थी, इमरान खान ने और वो नवजोत सिद्धू साहब जो है उन्होंने मिलकर ये बड़ा जबरदस्त एक इनिशिएटिव था। इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया उन्होंने। अभी तक वो अभी इनके जो गुरु नानक साहब की बर्थ थी या बरसी हुई, उस पर भी नहीं आने दिया। नहीं आने दिया उन्होंने। हाँ, नहीं तो आने दी। उनको तो बिल्कुल ये बातें पसंद नहीं आ रही। मगर ये कि इमरान खान कहते हैं कि ये मेरी इनिशिएटिव है और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ चल रही है कि कहते हैं ठीक है पाकिस्तान का इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप करें जो भी आपको करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो फौरन उसके बाद जब ये मामला शुरू हुआ, तो DGISPR को आना पड़ा और मुलाकातों का जिक्र हो गया। तो ये फिर क्या था? एक तरफ इनकलाब ची गुवेरा और दूसरी तरफ बिल्कुल ही दूसरी साइड एक एक्सट्रीम। देखिए मुझे लगता ये है कि मुलाकातें तो सबको पता है कि बहुत होती हैं। अरसे से होती रही हैं और लंबी लंबी मुलाकातें, रातों को जाके छुप के जाके मिलना और बातें करना, ये सब तो होता रहा है। मगर एस्टेब्लिशमेंट वाले मेरे ख्याल है इतने ज्यादा वो इरिटेटेड या इतने ज्यादा वो नहीं हुए थे उस जमाने में कि वो इनको एक्सपोज करते हो, कहते हैं यार ठीक है हमारे पास तो बात है, हमने जो कुछ कर सकते हैं हम कर देंगे या नहीं करेंगे, आप जाएं ठीक है अपना काम करें। और जहां कर सकते थे मेरे ख्याल किया होगा उन्होंने, जहां नहीं कर सकते थे वहां नहीं किया होगा। अब लगता ये है कि वो एक ब्रेक डाउन बिल्कुल कंप्लीट और बड़ा पब्लिक हो गया। अब उन्होंने कहा कि जी अब वी कैन नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर, और खासकर ये स्पीच के बाद। और फिर जब मीटिंग की बात होती है तो सारे देखिए कमरे के बाहर कुछ और बात कर रहे होते हैं, कमरे के अंदर हाँ। जाके कुछ और बात शुरू हो जाती है। वो बाहर तो कहते हैं जी नेशनल इंटरेस्ट है और ये है वो है, अंदर जाते हैं तो कहते हैं जी मुझे बचाओ, जान बचाओ, मेरी मेरी हाँ। छुट्टी कर दे रहे हो। तो हाँ। जब ये इस तरह की बातें हों और पब्लिकली हों और आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी और बाकायदा डायरेक्ट नाम लेके अगर आप अपने जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लीडर्स हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें कि जी ये मिले और ये किया वो किया, तो फिर दे वर आई थिंक फोर्स टू रिएक्ट। तो ये फिर वहां पे जाके ये इनकलाब की बजाय ये वहां पे NRO मांगने गए हुए थे। जाहिर है और क्या, वो तो कह दिया ना ISPR वालों ने कि हम्म। वो आए थे हमारे पास और वो मरियम की और नवाज शरीफ की बात कर रहे थे। अब वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे दोस्त हैं 40 साल के, वो फिर बाद में पता चला कि वो 40 साल से
39 साल तक तो कोई मुलाकात हुई नहीं उनकी दोस्तों की, और आपको मेरा ख्याल है वो दोस्ती हो रही है। अब तो वो हाँ, होगी, हो सकता है दोस्ती को जानता होगा, कोई करता होगा, लेकिन सवाल ये है कि इतना उनको ऊपर यानी मेरा ख्याल है इंटरनल प्रेशर आया होगा अपनी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कि जी आप हाँ। ये खत्म करेंगे बातों को। तो बातें जो उन्होंने कही वो बिल्कुल ओपनली की, उन्होंने कहा जी हमारे पास आए थे, हमने कहा जी ये आप पॉलिटिकल मैटर्स आप जाए पार्लियामेंट में ले जाए, वहां बात करें। लेकिन शाहिन और भाई एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की, तो सिविलियन सुप्रीमेसी में फिर इस तरह आर्मी चीफ का या डीजीआईए का लोगों से मिलना, ये कोई इतना मुनासिब भी तो नहीं है ना। क्यों मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, जब कोई आता है उनके पास, उसको कह दें कि भाई जस्ट डोंट डोंट कम टू अस। यही तो उन्होंने कहा, इस दफा तो उन्होंने पब्लिकली कहा है ना। मगर सिविलियन सुप्रीमेसी की जो खड़े हो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, उसका क्या काम है कि वो जाके आर्मी वाले से रात को छुप के मिले? हम्म। और तो सुप्रीमेसी तो आप वही अपनी कंप्रोमाइज कर रहे हैं जब आप चुप चुप के जाके चौधरी निसार और शहबाज शरीफ और रातों को अपने दूसरे कपड़े पहन के जा रहे हैं और मिल रहे हैं। तो या तो सुप्रीमेसी में आप खड़े रहे और पब्लिकली कहेंगे जी हमने ना कोई बात करनी है ना करनी है, हमने अपना इलेक्शन करना है, इलेक्शन जीतना है और हमने पॉलिसी बनानी है, ठीक है, दैट्स राइट, और होना भी यही चाहिए। अब वो आर्मी से आप या कंसेशन भी मांगते हैं, जब कंसेशन मिल जाए तो बस सब कुछ ठीक है, हम्म। और कंसेशन अगर नहीं मिले तो फिर आप गालियां दें, तो ये मतलब है कि डबल हिपोक्रेसी तो नहीं चलेगी ना, कितने दिन चलेगी? वैसे भी वो कहते हैं डेमोक्रेसी डाइज इन द डार्कनेस। तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा डार्कनेस नहीं होगी, जब जाते हुए रास्ते में शायद हो, लेकिन अंदर तो बैठ के फिर वो बातें तो खुल गई होती है ना। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो इन चीजों से डिस्टेंस अवे करे। और आपको मेरा ख्याल है उन्होंने पब्लिकली ये कह दिया कि जी हम वी आर नॉट, आप हमें ना घसीटें इसमें। हम्म, हम्म, और देखिए सारा सबसे बड़ा जो चार्ज लगता था पहले स्टैब्लिशमेंट में, फौज पे, और जब उनसे हम कहते थे कि जी आपने बेनजीर की हुकूमत को भी हटा दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत को भी हटा दिया और एक को हटाया दूसरे को आईजीआई बनाई, तो वो कहते थे कि जी हम इनके पास नहीं जाते, ये हमारे पास आते हैं। ये हमारे पास आते हैं। जो इनका काम है वो ये खुद करें, अच्छी तरह करें, अपना लेवल अपग्रेड करें, अपनी रिस्पेक्ट में इजाफा करें, अपने लोगों से वोट लें और आए बैठे और चलाएं हुकूमत को। अच्छा, एक चीज जो है शाहिन भाई, कि ये जो बेसिकली नून लीग जो थी, मुस्लिम लीग, ये एक राइट की जमात हुआ करती थी, दाएं बाजू की। अब अचानक मरियम साहबा को कहीं से ख्याल आया, मेरा जहां तक ख्याल है कि बेनजीर साहबा चली गई हैं, तो अब वो एक जो खिला है उसको पूरा किया जाना चाहिए, और उसके लिए जाहिर है कि कोई थोड़ा सा अपने अंदर लिबरलिज्म, कोई इस तरह की चीजें डालनी चाहिए। तो ये अब किस तरह का एक हंडिया ऐसी पक रही है जिसमें ना लिबरलिज्म है, ना राइट की कोई पॉलिसीज हैं, तो ये बन क्या रहा है मुस्लिम लीग नून का? नहीं देखिए, ये तो फैमिली पॉलिटिक्स और फैमिली की यानी इजारादारी एक तरह से कायम रखने की पॉलिटिक्स है। हम्म, इसमें कोई जमहूरियत का कोई नहीं है या कोई इनकलाब नहीं है या कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ सीधा सीधा ये है कि जी मेरे वालिद अगर अब इस काबिल नहीं है कि वो लीडरशिप करें, तो फिर मैं हूँ, आई एम द हम्म, प्रिंसेस, आई एम द क्वीन, मुझे सारा लोग एक्सेप्ट करें और मुझसे मेरे हुक्म पे चलें। बीच में प्रॉब्लम उनको हो गया कि जो उनके भाई साहब भी एक मौजूद है जो कि उनके साथ साथ हमेशा रहे। अब वो हम्म, कहता है कि जी ये तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई और मेरी बड़ी इंसाफ बेइंसाफी हो गई मेरे साथ कि जी मैं इतने साल से लगा हुआ हूँ, अब मेरा जब मौका आया तो वो बीच में ये बेगम साहब आ टपकी है। और उनके जो बेटे हैं वो भी फिर तैयार हो रहे हैं कि जी जब वो हमारे अब्बा जी आगे आएंगे, चीफ मिनिस्टर बन प्राइम मिनिस्टर बन गए, या तो फिर या चीफ मिनिस्टर हमने बनना है, फिर ये हाँ, इन्होंने अपनी इनिंग खेल ली, अब ये जाए जान छोड़े। तो ये इंटरनल जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये काफी सीरियस है, कोई ये ऐसी बात नहीं है कि ये आ, मगर पहले वो रिजॉल्व करें अपना कॉन्फ्लिक्ट कि जिनकी हम्म, पार्टी लीडरशिप कौन करेगा। और जरूरी नहीं है कि जी इसी खानदान में से ही हो कोई, भाई आप किसी बाहर के बेशुमार लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं नून लीग में, हाँ, इलेक्ट भी होते हैं खुद, और क्लीन पढ़े लोग भी, लिखे भी हैं। पढ़े लिखे हम्म, क्लीन लोग हैं, उनमें से किसी को नहीं आगे आने देते।
हाँ आगे आएंगे तो वो फिर एक अपनी या तो बेटी आएंगे या उनके चचा के बेटे आएंगे या वो आएंगे। तो ये एक हमारे सिस्टम का एक बड़ा फ्लॉ है जिसे कि ठीक हाँ करना जरूरी है। और इमरान खान ने मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा किया है कि वो खुद है। अब लोग कहते हैं कि जी खाली इमरान खान ही है पीटीआई, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जी पीटीआई तो इमरान खान ही है, लेकिन इमरान खान अगर के बाद कोई उनका बेटा तो नहीं नहीं है। जानशीन है उनका। ये भी एक पीटीआई की हाँ, एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है कि उन्होंने किसी को नहीं रखा कि भाई ठीक है आप में से ही कोई लीडर बनेगा, अगर उनको जरूरत पड़ी तो। तो ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक जो आप कह रहे हैं कि एक टसल है, हाउ रियल इट इज, मतलब मुझे तो लगता है कि ये नूरा कुश्ती है, दिखाने के लिए है, और अंदर से कुछ और चल रहा है, गुड कॉप बैड कॉप। रियल तो इस सेंस में है कि उनकी ख्वाहिश तो बहुत है, वो तो बहुत पुरानी है। पुरानी है, मगर ये हाँ कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वो कन्फ्रंट कर सके अपने हाँ, बड़े उनके भाई को। सामने वो बाबूजी बस बाबूजी बाबूजी कर रहे होते सामने वो बाबूजी का जो फैक्टर है ना वो हैं। एक, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैं जब ये जेल में थे दोनों, हम्म, ये 2000 की बात है, मैं इस्लामाबाद में था। तो नवाज शरीफ मुशर्रफ ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था दोनों को। तो मैं चला गया रायगंज अब्बा जी से मिलने, उनका इंटरव्यू करने। मैं डॉन के साथ था और हाँ डॉन के हाँ वहाँ चला गया उनसे। बखैर वो 2-3 घंटे बात की, तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि जी वो जहाँ उनका हॉल था दरबार, उसमें वो सब बैठे थे, ये पूरी फैमिली बैठी थी, क्योंकि ये सारे उस वक्त बड़े परेशान थे। इकट्ठे। और मतलब है कि उनको कोई पूछता नहीं था, सब मुसीबत का वक्त था। तो ये मरियम और उनकी बेगम कुलसूम और सब पूरे और भी वो कुछ 8-10 लोग वहाँ फैमिली के बैठे थे, और मैं उनके साथ बैठ के बात कर रहा था। तो वो अब्बा जी कहने लगे कि जी ये देखें मुशर्रफ और उनकी वाइफ जो है ना वो इसी जगह आके बैठ के मुझसे बातें करते थे व्हेन ही वाज द आर्मी चीफ, और ये प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। तो मुझसे आके बार बार ये कहते थे कि जी ये आपने क्या नवाज शरीफ को बिठा दिया, या इसको हटाओ, शहबाज शरीफ को लगाओ, ही इज मच मोर हम्म, कॉम्पिटेंट। हाँ, तो मैंने कहा जी फिर आपने क्यों नहीं लगाया? वो कहने लगे नहीं जी वो नवाज शरीफ और ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ, तो वो नहीं लगा सका। तो अब्बा जी को भी ये एहसास था कि जी ही नवाज शरीफ इज नॉट रियली द पर्सन, लेकिन वो क्योंकि लग गए थे। और मुशर्रफ को भी ये एहसास था कि जी आप वो इनको हटा दें तो इसको हम्म, लगा दें। खैर वो नहीं हुआ। मैंने वो इंटरव्यू वगैरह छप गया जब, तो बड़ा शोर मचा। मुशर्रफ साहब बड़े नाराज हुए कि जी आपने मेरी अंदर की बातें पता नहीं कहाँ लिख दी जा मेरे खिलाफ उन्होंने आके न्यूयॉर्क में बाकायदा तकरीर की मेरे साथ न्यूयॉर्क में, बल्कि झगड़ा भी हो गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ तो हाँ, मुझे याद है, मैं वहीं पे था। हो सकता है मैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और ये हुई भी मेरे ख्याल है वो जो अपने रूजवेल्ट हमारा जो रूजवेल्ट में हुई थी। रूजवेल्ट में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो वहां हाँ पर मैंने पूछ दिया कि जी आप कुछ सवाल पूछा मैंने करप्शन वरप्शन के बारे में। तो वो सवाल को छोड़ के उन्होंने कहा जी अच्छा आप हैं वो जो मेरे को बातें लिखते हैं और हाँ बगैर फैक्ट चेक किए? हाँ अब ये नहीं बताया क्या बात लिखी है मैंने। तो मैंने पूछा कौन सी बात है? माइक मेरे हाँ, हाथ में बड़ी था। गर्मा गर्मी हो गई थी। तो मैंने कहा जी माइक मेरे हाथ में। मैंने कहा जी सर आपके पास फैक्ट्स है, मुझे फैक्ट्स चाहिए। आप पता हम्म, नहीं कौन से फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो आप चले बता दें आप कौन से फैक्ट्स हैं और मैं करेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को। अब वो जब मैंने ये कहा तो उनको ये समझ में नहीं आया कि अब मैं ये अब्बा जी वाली कहानी बताऊं कि नहीं बताऊं इस पूरी और मेरा ख्याल है कि उसमें मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जावेद जब्बार साहब थे, जावेद जब्बार साथ बैठे थे वो जी। हाँ, साथ बैठे हुए थे। उन्होंने हाँ ही इनको फंसाया था असल में। वो हाँ उन्होंने नीचे चिट लिख दी कि जी ही इज द पर्सन जिसने वो आर्टिकल लिखा। हाँ। जब मैंने ये काउंटर कर दिया कि जी आप बताएंगे कि हम्म, कौन से फैक्ट्स हैं, हमें तो नहीं पता। तो मुशर्रफ वॉज पॉलिटिकल आदमी तो नहीं था ना, वो उसको इधर उधर डॉज नहीं कर सका, तो वो चुप हो हाँ, गया। नहीं। 1 मिनट तक वो चुप रहा, लोगों ने नीचे से हंसना शुरू कर दिया और फिर वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, और हाँ उसके बाद जो ऊपर जाके उसने जावेद जब्बार की ऐसी तैसी की और पता नहीं क्या की। हाँ, तो बाद में अल्टीमेटली मैंने ये सुना कि जावेद जब्बार की छुट्टी जो हुई थी इंफॉर्मेशन मिली थी उसी वो वजह से। वजह से हुई थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात। जावेद ठीक जब्बार बात। ने खुद से कंफर्म किया कि हाँ बिल्कुल सही है, वो वहां से मेरी बड़ी मुसीबत शुरू हो गई थी। हाँ, चलें जी, इस पे हम मजीद इंशाल्लाह सिलसिला जारी रखेंगे। और
नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पे आपकी जरा इनपुट और आपका इंसाइटफुल एनालिसिस लेते रहेंगे शाहीन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो भी सिलसिला चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि किसी वक्त हम, बल्कि एक मैसेज भी आया हुआ है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स पे भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम वो करें, ताकि ये जो कैंपेन अब चल रही है, अब जाहिर है कि अब करीब तर आता जा रहा है सिलसिला, 3 नवंबर का दिन आता जा रहा है, तो हम उसके ऊपर भी। मैं एक कमेंट करता हूँ इस जाने से पहले। जी जी अमेरिकन पॉलिटिक्स इस वक्त जो है ना वो ऐसी चल रही है कि मुझे लगता है कि जो मैं पाकिस्तान से जान छुड़ा के यहाँ जान छुड़ा लेकिन ये कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स तरीके तरीके जो है हाँ, वो यहाँ पे भी आ। उनसे यहाँ आ गया कि जी यहाँ बेहतर सिस्टम है और बेहतर इंतजाम है और बेहतर सब चीजें। अब वो हाँ, सारा का सारा सिस्टम यहाँ आ रहा है। एक दूसरे के ऊपर रिगिंग के इल्जाम अभी से शुरू हो गए पहले से ही शुरू हो गई, और कह रहे हैं कि कोर्ट पे एंड होगी जाके सारे। और अदालतों पे और अदालतें अपनी वो कंट्रोल करने की बात हो रही है कि जी मैंने फलाना हाँ, जज लगाना है और मैंने फलाने को लगाना है। यानी ये सब बातें पहले अमेरिका में नहीं होती थी, अब हो रही हैं और इलेक्शन से पहले हो रही हैं। और लोग कह रहे हैं ये इलेक्शन अगर हो भी गया तो ये सब छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि ये आखिर तक लड़ेंगे और ये आखिर बाकायदा तक लड़ेंगे। सिविल वॉर हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। और मेरा ख्याल है कि इट विल बी द डर्टीएस्ट इलेक्शन एवर। आई डोंट नो, मतलब होना तो मेरा नहीं ख्याल। चाहिए डेटिएस, जी। क्योंकि सिस्टम यहाँ के बहुत ठीक है और चलते रहते हैं। हाँ पूरा जी। इनके पास एक स्टैब्लिशमेंट है जो कि ये सारा कुछ चलाती है, ठीक है। लेकिन ये कि जब एक ट्रम्प साहब आ गए हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिन जो लोगों ने पहले सुनी नहीं है और जो हाँ। तैयार नहीं है, और मुझे लगता है कि कहीं ये भी पाकिस्तान की तरह की सिचुएशन ना बन जाए कहीं। चलें, लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शाहीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।